गुड़गांव से एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक 13 साल की छोटी सी बच्ची जिसको डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे हायर किया गया था गुड़गांव के 57 सेक्टर में रहने वाली एक फैमिली के द्वारा, अमीर फैमिली जिसमें 55 साल की एक महिला और 2 एडल्ट बेटे। लेकिन देखो इस 13 साल की बच्ची ने जो कुछ झेला ना, मतलब सुनोगे ना आपको भी इतना दुख होगा। 13 साल की बच्ची के हाथों पर एसिड फेंक दिया गया, 2 दिन में एक बार रोटी दी जाती थी, जमीन पे सोने को मजबूर किया गया, कंबल भी नहीं दिया गया ठंड में, रोड से मारा पीटा गया। इसके अलावा जो फैमिली डॉग था उससे कटवाया गया। ऐसे देखो अनेकों अत्याचार इस 13 साल की बच्ची के ऊपर किए गए। 4 महीने से तो इस बच्ची के माता पिता को अलाउ नहीं किया गया कि आप बच्ची से मिल सको। लेकिन पुराना जो एम्प्लॉयर था उसके पास गई मदर और कहा कि देखो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो पुराने एम्प्लॉयर ने कॉल किया, कॉल को एकदम से कट कर दिया गया। बाद में लगा कि कुछ गलत हो रहा है बच्ची के साथ, पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने इस बच्ची को छुड़वाया। देखो जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है। हमारा देश तो ऐसा देश है जहां पे बोला जाता है, गांधी जी का कोट है कि कोई सिविलाइजेशन जानवरों के साथ कैसे ट्रीट करती है उससे पता लगता है कि वो सिविलाइजेशन कितनी महान है। तो हमारे समाज में तो जानवरों की भी कदर है, लेकिन इस 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा सलूक होना, आप बताइए क्या मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है या नहीं। कहते हैं कि एजुकेशन से सभी तरह की जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये लोग तो एजुकेटेड हैं। कहां है एम्पैथी, कहां है कंपैशन, कहां है ह्यूमैनिज्म। एक फेमस कोट है, देखो जब क्रूर लोग क्रूरता करते हैं ना, दुष्ट लोग क्रूरता करते हैं, वो तो करेंगे, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है अच्छे लोगों का चुप होना। तो ऐसे इश्यूज के साथ में असल में स्टिग्मा अटैच होना चाहिए। हम ना कुछ दूसरे इश्यूज के साथ स्टिग्मा अटैच कर देते हैं, लेकिन असल में जिन इश्यूज के साथ में स्टिग्मा अटैच होना चाहिए ना, ऐसे इश्यूज के साथ में होना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन समाज जब चाहेगा ना तब इन इश्यूज में कमी आएगी, इन घटनाओं में कमी आएगी। आप बताइए आपकी क्या राय है इस इशू के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट 11 दिसंबर है। आज काफी सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशंस। दूसरे नंबर पे हम इशू डिस्कस करेंगे नेहरू ने कश्मीर के इशू पे क्या कोई गलती की, पूरा इतिहास कैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ कैसे ये इंटीग्रेट हुए इंडिया में, और सबसे लास्ट में महुआ मित्रा को लोकसभा से निकाल दिया गया है, सदस्यता इनकी चली गई है, क्या लेसन्स हैं। सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2 कंटेस्ट हैं। एक तो हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ की कि वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के तले प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुकते। दूसरा देखो इंडिया और रशिया के बीच में ना बायलैटरल ट्रेड जो है वो जनवरी और सितंबर के बीच में डबल हो गया है पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो। इसका देखो जाहिर तौर पे सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है ना, इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं और रशिया से कोई हाइड्रोकार्बन यानी ऑयल, गैस, पेट्रोलियम ये सब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया को सस्ता मिल रहा है रशिया से, तो इंडिया रशिया से सस्ता पेट्रोलियम, सस्ती गैस इंपोर्ट कर रहा है। इस वजह से ट्रेड दोनों देशों के बीच में बढ़ गया है। टारगेट पहले यह था 2025 आते आते दोनों देशों के ट्रेड को $30 बिलियन तक लेकर जाना है, लेकिन यह ऑलरेडी $50 बिलियन तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कहना है इंडिया जो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है ना दूसरे देशों को, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे देखो प्रिंटिंग की मशीनरी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंजीनियरिंग गुड्स कौन से होते हैं। तो इंडिया जो दूसरे कंट्रीज को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है ना, ये एक्सपोर्ट यूएस, चाइना इन देशों से तो कम हो रहा है क्योंकि इन देशों में डिमांड कम हो रही है। बट हमारा इंजीनियरिंग गुड्स का जो एक्सपोर्ट है ना वो रशिया में लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहां पे डेटा देख लीजिए, जुलाई 2022 में इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट रशिया में $55 मिलियन था, तो जुलाई 2023 में बढ़ के $123 मिलियन हो गया। अगर देखो इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशंस की बात करें या फिर ओवरऑल रिलेशंस की बात करें, इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशंस है ना टाइम टेस्टेड रिलेशंस है। मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव आए,
जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुई, लेकिन इंडिया और रशिया के बीच में दोस्ती बरकरार है। 1971 में तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। इंडिया जो 1971 का वार जीता ना, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन एक फैक्टर यह भी था रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी का साइन होना। इस ट्रीटी के चलते यूएस ने इंटरवेंशन नहीं किया इंडिया पाकिस्तान वार में, अदरवाइज यूएस इंटरवेंशन करता पाकिस्तान की साइड से, क्योंकि यूएस को पता था यूएसएसआर की इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है, अगर हमने पाकिस्तान का साथ दिया तो यूएसएसआर इंडिया की तरफ से आगे आएगा और यह युद्ध जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है बदल जाएगा यूएसए यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसए डर गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनहैंस्ड कोऑपरेशन। 2000 में ना इंडिया और रशिया के बीच में पार्टनरशिप साइन हुई, डिक्लेरेशन ऑन इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके बाद से तो देखो अभी तक अलग अलग एरियाज में जो कोऑपरेशन है काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। हर साल बायलैटरल समिट होता है दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के प्रीमियर्स, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी अभी हैं और अभी रशिया की तरफ से पुतिन हैं, दोनों आपस में मिलते हैं। 2001 दिसंबर में समिट में ना 28 एमओयूज और एग्रीमेंट्स साइन हुए थे अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए, और जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट की गई थी, इंडिया रशिया पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो रशिया और इंडिया के बीच में ना काफी समय से बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और बल्कि रशिया तो यह चाहता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का ना सिर्फ हमारे साथ साइन हो, बल्कि ना रशिया लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में ना रशिया के आस पड़ोस के देश भी शामिल हैं, जैसे आर्मीनिया है, बेलारूस है, किर्गिस्तान है। ये छोटे छोटे देश 5 कंट्रीज हैं टोटल इस यूनियन में, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में। तो रशिया चाहता है कि इंडिया का इस पूरी यूनियन के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इंडिया भी अपना जो एक्सपोर्ट है रशिया में वो डाइवर्स करता जा रहा है, जैसे दवाइयां, फर्टिलाइजर, कोल, डायमंड, केमिकल, सिरामिक्स, अलग अलग तरह की चीजें जो हैं इंडिया अब रशिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अब ना नए नए ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं। नए ट्रेड रूट्स ओपन होने की वजह से ना ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक तो ये ट्रेड रूट है, यहां पे देखें चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक तक। व्लादिवोस्तोक ये कहां पे है? ये रशिया में है। एक ये ट्रेड रूट है जिसको ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कहते हैं। फिर देखो नॉर्दर्न सी रूट भी ओपन हो गया है। आर्कटिक ओशन में बर्फ पिघलने की वजह से ना ये जो रास्ता है ये भी ओपन हो गया है। तो ये नए नए रूट्स ओपन होने की वजह से ना ट्रेड की संभावनाएं इंडिया रशिया के बीच में और ज्यादा बढ़ गई हैं। न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये नेक्स्ट पॉइंट है। रशिया और इंडिया के बीच में नेगोशिएशन चल रही है कि ये न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की जाए। ये ट्रीटी जो है ना ये इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करती है। मान लीजिए रशिया की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की रशिया में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट खतरे में ना आए। ऐसा ना हो कि सरकार कोई गलत पॉलिसी फॉलो कर ले और रशिया की कोई कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो वो पैसे खराब हो जाएं। इन सब चीजों को बचाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो सकती है। नेगोशिएशन अभी चल रही है। चैलेंजेस की बात करते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस, अभी देखो ट्रेड सरप्लस रशिया के फेवर में है, मतलब दोनों देशों के बीच में इंडिया की तरफ से $43 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और रशिया की तरफ से ट्रेड सरप्लस है। अभी देखो चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो इंडिया रशिया के साथ जो ट्रेड करता है वो डॉलर में तो कर नहीं सकता। अब हाइड्रोकार्बन्स का इतना इंपोर्ट करता है इंडिया रशिया से, पेमेंट कैसे देता है? पेमेंट देता है रुपी में। रशिया की ये शिकायत है कि हमने यार पेमेंट ले तो लिया रुपी में, बट हमारे पास बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया है और हम इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की करेंसी अभी इंटरनेशनलाइजेशन तो है नहीं। रशिया की यह शिकायत है कि हम इतनी ज्यादा करेंसी रुपी में यूज कहां करें। थोड़ा बहुत तो हमने मान लिया कि इंडिया से हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा रशिया का बोलना है। तो इंडिया ने एक सजेशन दिया कि भैया एक काम करो, चलो मान लिया कि हम आपसे, रशिया जो है इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप किसी तीसरे देश को पकड़ो, फॉर एग्जाम्पल यूएई को। ये देखो, ये इंडिया, ये रशिया और ये है यूएई, ट्रायंगल बनेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएई और इंडिया के बीच में ना ट्रेड सरप्लस इंडिया की साइड से है। इंडिया ज्यादा का सामान बेचता है यूएई को
और कम का परचेज करता है, जबकि रशिया और यूएई के बीच में ट्रेड डेफिसिट रशिया की साइड है। समझ गए? तो इंडिया ये कहता है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा रुपी है ना, वो एक्स्ट्रा रुपी का सामान आप परचेज कर लीजिए यूएई से, और यूएई हमसे ज्यादा का सामान परचेज करता है तो उस रुपी का यूज कर लेगा यूएई हमसे सामान खरीदते वक्त, तो रुपी वापस हमारे पास आ जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा अरेंजमेंट इंडिया ने रशिया को सजेस्ट किया है। लेकिन देखो एक चैलेंज ये है, रशिया की ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी ज्यादा है। जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है यूक्रेन रशिया के बीच में, तो चाइना के ऊपर निर्भरता रशिया की और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब यहां पर देखिए, दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ के कितने का हो गया, $190 बिलियन का, बहुत ही ज्यादा। और हम खुश हो रहे हैं कि इंडिया रशिया के बीच में ट्रेड $50 बिलियन का हो गया है। चाइना रशिया के बीच में खास बात यह है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इनकी, बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से ट्रेड काफी ज्यादा होना आसान हो जाता है, हाई लेवल का ट्रेड होता है। इंडिया के साथ में थोड़ी कनेक्टिविटी इशू है, शिपिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है, कोई चीज भेजनी हो कॉस्ट ज्यादा लगती है। वे फॉरवर्ड क्या है, ट्रेड इम्बैलेंस एड्रेस करो। अभी जो इंडिया रशिया से इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है और रशिया इंडिया से कम इंपोर्ट करता है, इसे आप एड्रेस करो। इंडिया भी रशिया को ज्यादा सामान बेचे, जिसमें भी इंडिया की स्ट्रेंथ है, जैसे दवाइयां वगैरह जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एशियाज इंपोर्टेंस फॉर रशिया। अब चूंकि देखो वेस्ट ने तो रशिया को आइसोलेट किया हुआ है, तो रशिया के लिए ना एशिया की इंपोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी रशिया भी ना चाइना के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। रशिया को भी पता है कि यार हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तो रशिया दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इंडिया के साथ तो देखो पहले ही अच्छे थे, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है रशिया। अगला पॉइंट देखो ये है, इंडिया और रशिया के बीच में जो भी अभी इश्यूज है ना, चाहे पेमेंट को लेके है, पेमेंट कौन सी करेंसी में हो, लॉजिस्टिक को लेके है, कनेक्टिविटी चूंकि अच्छी नहीं है इंडिया रशिया के बीच में, कैसे सामान को पहुंचाया जाए, कैसे रशिया से सामान लाया जाए। रशिया को एक चीज पे डाउट होता है कि इंडिया से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड के नहीं होते। तो इन सब इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है, और हर एक चीज का देखो सॉल्यूशन निकल सकता है। फर्टिलाइजर ट्रेड में प्रॉब्लम्स थी, उसका सॉल्यूशन निकाला दोनों देशों ने मिलके। तो जो भी इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। रूपी और रूबल के बीच में ट्रेड इंप्रूव होना चाहिए, और जो मैंने पहले पॉइंट दिया था, तीसरे देश को इसमें इंक्लूड किया जाए जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है और जिससे रशिया चीजें इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल यूएई। तो इससे प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है। वैसे भी दोनों देश इंटरनेशनल ट्रेड में डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं कि डॉलर में ट्रेड नहीं होना चाहिए। अब रुपी का धीरे धीरे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रुपी को ज्यादा यूज करने लगेंगे विभिन्न देश, तो ये समस्या आगे जाके नहीं आएगी। लास्ट पॉइंट देखो, इंडिया रशिया का ना ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। चाइना रशिया के रिलेशंस में तो फिर भी अप्स एंड डाउन्स आया है। 1971 में किसिंजर ने चाइना में विजिट किया था, चाइना यूएसए का तगड़ा दोस्त बन गया था। उससे पहले चाइना यूएसएसआर का दोस्त हुआ करता था। बट इंडिया रशिया के रिलेशंस में इतना उतार चढ़ाव नहीं आया है, तो इंडिया रशिया का ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। वो बात अलग है कि आज के समय में रशिया को चाइना की ज्यादा आवश्यकता है। रशिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने में चाइना ज्यादा सक्षम है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद अगला आर्टिकल है हाउ हैदराबाद एंड जूनागढ़ इंपैक्टेड जम्मू एंड कश्मीर फेट। हिस्ट्री से संबंधित ये आर्टिकल है। पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई थी, उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ बोला, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी और कुछ कुछ आर्टिकल्स छपे। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ना पार्लियामेंट में ये बोला था, कश्मीर के इशू पे ना नेहरू ने गलतियां की, क्योंकि देखो जब भारतीय आर्मी कश्मीर से पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों से जो लोग आए थे, यूं भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, बहुत सारे थे जिन्होंने पाकिस्तान ने भेजा था, उनको खदेड़ रही थी जब इंडियन आर्मी, तो इंडिया ने ना सीज फायर ऐलान कर दिया। उस समय सीज फायर ऐलान नहीं करना चाहिए था, कम से कम पूरा कश्मीर ले लेते, पूरा कश्मीर पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेते, तब जाके सीज फायर हमें अनाउंस करना चाहिए था। तो ये नेहरू ने गलती की। दूसरी गलती नेहरू ने यह की, इस मुद्दे को यूएन में नहीं ले जाना चाहिए था। नेहरू इस मुद्दे को यूएन पे ले गए
और बाद में यूएन में ये सॉल्यूशन निकला कि यहां पे रेफरेंडम करवाया जाए। हालांकि रेफरेंडम कभी हुआ नहीं, क्योंकि इंडिया ने ये शर्त रखी थी कि पाकिस्तान से जितने भी इंट्रूडर्स घुसपैठिए आए वो बाहर जाएं, वापस जाएं, तब जाके हम रेफरेंडम करवाएंगे। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है जो कांग्रेस के लीडर है ना अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अमित शाह के आरोप में एक और आरोप जड़ दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को लेकर तैयार थे कि अगर हमें हैदराबाद मिलता है, क्योंकि देखो शुरुआत में आजादी के बाद हैदराबाद भी इंडिया में इंटीग्रेट नहीं हुआ था, इंडिया में शामिल नहीं हुआ था, तो पटेल की शुरुआत में सोच ये थी कि अगर हैदराबाद हमें मिलता है तो फिर हम पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए तैयार हैं। शुरू में उनकी ये थिंकिंग थी, बाद में पटेल की थिंकिंग भी चेंज हो गई थी। एक बुक का हवाला दिया जाता है, विक्टोरिया स्कोफील्ड की एक बुक है कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट। इस बुक में यह लिखा जाता है उस समय माउंटबेटन के जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे ना कॉनराड कोरफील्ड, इन्होंने भी यही एडवाइस दिया था कि हम अदला बदली कर लेते हैं, हैदराबाद इंडिया को मिल जाएगा और बदले में कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन बल्कि नेहरू ने विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कश्मीर इंडिया में ही आना चाहिए। अब थोड़ा डिटेल से हम स्टोरी जान लेते हैं। देखो जब देश आजाद हुआ ना, दो प्रिंसली स्टेट्स, एक हैदराबाद, जनता हिंदू, रूलर कौन, मुस्लिम, और इसके ठीक उलट जम्मू एंड कश्मीर, राजा हिंदू, राजा हरि सिंह, और मेजोरिटी जनता क्या, मुस्लिम। दोनों ने बोल दिया कि हमें तो आजादी चाहिए, हमें ना इंडिया में शामिल होना है ना पाकिस्तान में शामिल होना है। नेहरू इस बात को लेके बिल्कुल अडिग थे कि कश्मीर इंडिया का पार्ट होना चाहिए। पटेल को यह लगता था अगर देखो हैदराबाद आजाद देश बन गया, हैदराबाद इंडिया से अलग हो गया, तो ये तो इंडिया की बैली में एक प्रकार से कैंसर के समान होगा। शुरुआत में पटेल की सोच यह थी कि अगर कश्मीर के रूलर को लगता है कि उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान में शामिल होने में है तो वो उसे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। यह बात पटेल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी वी शंकर ने बोली है कि पटेल की सोच यह थी शुरू में कि राजा हरि सिंह अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि फायदा होगा तो चले जाएं। इसके बाद राइटर यह बोलते हैं बट देखो पटेल की जो सोच थी ना वो 13 सितंबर 1947 को चेंज हो गई। उस समय पाकिस्तान ने जूनागढ़ के एक्सेशन को स्वीकार कर लिया था। जूनागढ़ गुजरात में एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता था। यहां पे जो राजा थे ना उनका नाम क्या था, नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। इन्होंने ये पहले तो देखो इंडिया में ही शामिल होना चाहते थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया सर शाह नवाज भुट्टो को, जो बाद में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं ना, जुल्फिकार अली भुट्टो उनके फादर थे। जब भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया ना नवाब ने, तो भुट्टो ने कन्विंस कर लिया राजा को कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। चूंकि देखो यहां पे ज्यादातर जनता हिंदू थी, नवाब मुस्लिम थे और डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी पाकिस्तान के साथ में, तो पटेल को यह लगता था कि पाकिस्तान जो है जूनागढ़ का एक्सेशन कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया ना तो फिर पटेल की सोच बदल गई, क्योंकि उनको लगा कि अगर देखो पाकिस्तान जूनागढ़ का एक्सेशन स्वीकार कर सकता है जिसमें जनता हिंदू और राजा मुस्लिम, तो हम फिर कश्मीर को क्यों छोड़ें, कश्मीर फिर इंडिया का पार्ट ही होना चाहिए। कश्मीर में मेजॉरिटी जनता मुस्लिम, राजा हिंदू। जूनागढ़ का उसके बाद क्या हुआ, जूनागढ़ में देखो वहां पे दो जो जूनागढ़ के ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे ना, उन्होंने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेंगे। यहाँ पे जो जनता थी वो प्रोटेस्ट करने लगी, तो मिलिट्री सपोर्ट इंडिया ने भेजी। उसके बाद यहाँ पे प्लेबिसाइड करवाया गया, 91% वोटर्स ने कहा कि हमें इंडिया में शामिल होना है। नवाब जो थे वो कराची भाग गए। इसके बाद अब हैदराबाद देखिए, हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में देखो सिचुएशन वैसी, वहां प्रिंसली स्टेट में रूल किसका, मुस्लिम रूलर का, और ज्यादातर मेजोरिटी जनता क्या, हिंदू। देखो हैदराबाद पाकिस्तान को ज्वाइन करे ये तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था ही नहीं, दोनों का आपस में कोई बॉर्डर टच नहीं होता और इंडिया के बीच में था हैदराबाद। तभी तो पटेल ने बोला कि हैदराबाद अगर इंडिया से अलग होता है तो ये तो इंडिया की बैली में कैंसर के समान होगा। वहां पे जो रूलर थे ना, निजाम मिर उस्मान अली, इनकी ना मुस्लिम वर्ल्ड में काफी इज्जत थी, काफी हाई प्रोफाइल मुस्लिम रूलर थे। इन्होंने इवन
अपने बेटों की शादी किससे की? जो कैलिफ ऑफ ओटोमन एम्पायर थे ना, मतलब डिपोज्ड, जो ओटोमन एम्पायर था उस समय खत्म हो चुका था, लेकिन डिपोज्ड कैलिफ ऑफ ओटोमन एम्पायर अब्दुल मैजिद द्वितीय, इनकी बेटी की शादी की थी इन्होंने अपने बेटे के साथ में। इवन हैदराबाद के रूलर तो ये भी बोल रहे थे कि मेरी बेटी का जो वारिस होगा वही अगला कैलिफ बनेगा। तो आजादी को मिले 3 महीने हो गए थे। इंडिया का हैदराबाद के साथ अभी तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, मतलब जो ब्रिटिशर्स के साथ टाइज थे वही मेंटेन थे, नेगोशिएशन चल रही थी कि आगे क्या किया जाए। लेकिन इसी बीच ना हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में ना जो निजाम थे उनके अत्याचारों की वजह से ना काफी सारे अत्याचार किए जा रहे थे निजाम रेजिम के द्वारा, जैसे फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन, बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी वहां पे, उसके खिलाफ पीजेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और डेमोक्रेसी के लिए भी लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट की, यानी रिवोल्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था निजाम के रूल के अगेंस्ट। निजाम की तरफ से एक पैरामिलिट्री फोर्स रजाकार्स ने बहुत अत्याचार किए जनता के ऊपर, तो लोगों की जो नाराजगी थी वो बढ़ती जा रही थी। फाइनली देखो 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी को भेजा गया हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। 3 दिनों के अंदर अंदर निजाम की फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। इस प्रकार से हैदराबाद इंडिया में इंटीग्रेट हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर किस प्रकार से इंटीग्रेट हुआ वो आपको पता ही होगा, रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। देखो, महाराजा हरि सिंह भी आजादी चाहते थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने ना ट्राइबल्स को भेज दिया कश्मीर में अटैक करने के लिए। वो लोरियां भरकर आए, पेट्रोल लेके, शुगर लेके, सोल्ट लेके, कपड़े लेके, और लगातार कश्मीर का एरिया कैप्चर करते जा रहे थे, लूटपाट मचा रहे थे बहुत ज्यादा। महाराजा हरि सिंह ने इंडिया की मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए। इंडिया ने कहा कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए इंडिया में शामिल होने के लिए, उसके बाद हम मदद भेजेंगे। तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, इंडिया ने मदद भेजी। इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे अमित शाह। जब इंडिया ने मदद भेजी ना कश्मीर में, तो कुछ इलाके से तो ट्राइबल लोगों को खदेड़ दिया, जो कि कहा जाता है कि उनमें से कुछ पाकिस्तान के सोल्जर्स भी थे। कुछ इलाकों से तो खदेड़ दिया, लेकिन पूरे कश्मीर से खदेड़ पाते उससे पहले ही इंडिया ने सीज फायर अनाउंस कर दिया, और उसके लिए नेहरू दोषी थे। और बाद में सीज फायर अनाउंस कर दिया पूरा कश्मीर लिए बिना ही, और उसके बाद इस मामले को यूएन में लेके गए। तो ये नेहरू की बहुत बड़ी गलतियां थी। राइटर कहते हैं देखो, इवन पाकिस्तान भी इस चीज को क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने ट्राइबल लोगों को खदेड़ दिया और कश्मीर पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, इससे पहले कि पाकिस्तानी आर्मी सीन में एंटर कर पाती, उससे पहले ही इंडिया ने सीज फायर कर दिया और मामला यूएन में चला गया। तो इंडिया को तो पूरा ऑपरेशन चलाने की आजादी मिल गई, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन चलाया ही नहीं। यह पाकिस्तान का स्टैंड है, क्योंकि उसके अनुसार जो लोग गए थे वो ट्राइबल लोग थे, वो हमारी आर्मी नहीं थी। हमारी आर्मी को तो मौका ही नहीं मिला ऑपरेशन चलाने का। इंडिया की आर्मी ने ऑपरेशन चलाया और कश्मीर पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया, आधे कश्मीर पे। तो ये पाकिस्तान की शिकायत है। तो ना एक अलग पर्सपेक्टिव भी है कि क्या ये नेहरू की गलतियां थी या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई थी। जब देखो कश्मीर में इंडिया ने ऑपरेशन चलाया ना ट्राइबल लोगों को खदेड़ने के लिए, तो चारों तरफ से ना प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। इवन जो लुइस माउंटबेटन थे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से प्रेशर आया, ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रेशर आया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने नेहरू को लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं देखो डिस्टर्ब्ड हूं आपकी इस एजम्पशन से कि इंडिया अपने राइट्स में है ये ऑपरेशन चलाने में। आपने जो ऑपरेशन चलाया है इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। दूसरा, नेहरू को एक डर ये था कि ये जो वार है ना ये पंजाब में भी स्टार्ट हो सकता है, और पंजाब अभी अभी पार्टीशन से उबरा भी नहीं था बुरी तरह से, बहुत साल लग गए थे उबरने में। अभी अभी वहां पे पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, दंगे हुए थे, तो डर था कि कश्मीर से युद्ध जो है वो पंजाब में भी फैल जाएगा। तीसरा, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था कश्मीर में, अभी अभी देश आजाद हुआ था, फूड ग्रेन्स की कमी, गरीबी बहुत ज्यादा, इतनी सारी जनता को संभालना है। पटेल ने एक अपने भाषण में कहा था कि डेली 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं कश्मीर में। चौथा पॉइंट, यूएन में मामला इसलिए गया था क्योंकि देखो इंडिया को यह लगता था, हालांकि इंडिया
आइडियलिस्ट सोच पे आगे चल रहा था। इंडिया को लगता था कि यूएन न्यूट्रल रोल प्ले करेगा, लेकिन यूएन ने ना न्यूट्रल रोल प्ले बिल्कुल नहीं किया। यूएन में डोमिनेट कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके। इनको तो अपना फायदा दिख रहा था पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, क्योंकि यूएसए को यह लगता था कि पाकिस्तान एक एलाय साबित हो सकता है कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने में। और यूके जो ऑलरेडी देखो इजराइल को सपोर्ट करके पैलेस्टीन और मुस्लिम कंट्रीज को नाराज कर चुका था, वो एक और मुस्लिम कंट्री को मतलब नहीं नाराज करना चाहता था। अगर वो पाकिस्तान का साथ ना देता तो मुस्लिम कंट्रीज बल्कि और ज्यादा नाराज हो जाते, इसलिए यूके ने भी यूएन में पाकिस्तान का साथ दिया और यूएस ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। तो जब यूएन बायस्ड होके काम करने लगा ना, तब नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में उसे दुख भी हुआ नेहरू को। नेहरू ने यह बोला बाद में माउंटबेटन को कि एथिक्स के बेस पे नहीं चल रहा है यूएन, यूएन सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के बेस पे चल रहा है और सिर्फ अमेरिकन के द्वारा इसे रन किया जा रहा है। यह लाइन जो है रामचंद्र गुहा में है। बाद में देखो नेहरू ने कश्मीर में प्लेबिसाइट की सभी डिमांड्स का अपोज किया। यूएन से डिमांड आई, कॉमनवेल्थ से डिमांड आई कि कश्मीर में प्लेबिसाइट करवाया जाए, और नेहरू ने सभी डिमांड्स का विरोध किया कि जब तक पाकिस्तान के इंट्रूडर्स कश्मीर से नहीं जाते हैं हम प्लेबिसाइट नहीं करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमने इतिहास समझा क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल महुआ मित्रा से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इनको ना पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया है। लोकसभा की ये सदस्य थी, लोकसभा से इनको निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि ना इन पर एक आरोप लगा था कि इन्होंने ना एक बिजनेसमैन से गिफ्ट लेके पैसे लेके उनको क्वेश्चंस पूछने दिए। मतलब बिजनेसमैन के कहने पर इन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन पूछे और बाद में तो अपना जो आईडी पासवर्ड था वो बिजनेसमैन को ही दे दिया और बिजनेसमैन ने खुद क्वेश्चंस पूछे इनके अकाउंट से लोकसभा में। तो एथिक्स कमेटी ने इस इशू की जांच की, जांच में इनको दोषी पाया गया और अब इनकी सदस्यता जो है वो चली गई है। अभी तो देखो सिर्फ पार्लियामेंट से यानी लोकसभा से सदस्यता गई है, लेकिन मांग ये चल रही है कि सरकार अलग से इस इशू पर, क्योंकि रिश्वत ली है महुआ मित्रा ने, इस इशू पे जांच करवाए किसी दूसरी लैंड ऑर्डर वाली एजेंसी से, फॉर एग्जांपल सीबीआई से, और इन पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी तक तो जो कार्रवाई की गई है वो लोकसभा के द्वारा की गई है, सरकारी एजेंसीज ने कार्रवाई नहीं की है। देखो 2005 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। कुछ एमपीज स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, वो पैसे लेकर क्वेश्चंस पूछने के लिए तैयार थे, तो उस समय भी उनको सदन से यानी लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बट कुछ चीजों को लेकर कंसर्न्स पैदा होते हैं। विपक्ष एक आरोप यह लगा रहा है कि महुआ मित्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया, और ये जो पूरे मामले की जांच थी ये प्रिविलेजेस कमेटी की बॉडी करती तो ज्यादा अच्छा रहता। एथिक्स कमेटी ने जांच की इस पूरे इशू की, जबकि एथिक्स कमेटी जो है वो एमपीज के मिसकंडक्ट की जांच करने के लिए थी। मिसकंडक्ट जैसे कोई एमपी था अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया विदेश में और बोल दिया सदन को कि ये मेरी वाइफ है, तो इस प्रकार का जो मिसकंडक्ट है ना उसके लिए बॉडी बनी है एथिक्स कमेटी। जबकि महुआ मित्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एक प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है। जो प्रिविलेजेस मिली हैं महुआ मित्रा को उसके उल्लंघन करने का आरोप है, तो इसकी जो जांच है, जो इंक्वायरी है वो प्रिविलेजेस कमेटी के द्वारा होनी चाहिए थी। और प्रिविलेजेस कमेटी जांच करती ना तो इवन वो पर्सन जो लोकसभा का मेंबर नहीं है, जैसे वो बिजनेसमैन हिरन अंदानी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन एथिक्स कमेटी के पास ये पावर नहीं थी। एथिक्स कमेटी सिर्फ रेकमेंड कर सकती है मेंबर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। फिर एक कंसर्न ये रेज किया जाता है कि हाउस के जो रूल्स हैं वो स्पष्ट नहीं है इस मामले में। क्योंकि देखो एमपीज बहुत बिजी होते हैं, तो वो जनरली अपने जो असिस्टेंट स्टाफ है उनको बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना है, आप फीड कर दो अकाउंट में जाके, अपलोड कर दो क्वेश्चन। तो फिर स्टाफ अपलोड कर देता होगा, अब खुद से लॉगिन थोड़ी ना करते होंगे एमपी। तो महुआ मित्रा का ये कहना है, सफाई ये है कि मैंने हिरन अंदानी को आईडी पासवर्ड इसलिए दिया था क्योंकि उनके पास स्टाफ था, ऑफिस स्टाफ। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब मैं टाइप करवा दूंगा। हो सकता है कि देखो महुआ मित्रा ने जो तर्क दिया वो गलत है, बट कम से कम हाउस के जो रूल्स हैं वो स्पष्ट होने चाहिए इस मामले में। कब एमपीज अपना जो आईडी पासवर्ड है वो दूसरों के साथ
शेयर कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में, किन सर्कमस्टांसिस में। नेक्स्ट कंसर्न ये आता है, देखो प्रिविलेजेस और मिसकंडक्ट के बीच में जो डिस्टिंक्शन है ना, जो फर्क है वो क्लियर नहीं है। जैसे 1998 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी पीवी नरसिम्हा राव केस में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ब्राइबरी जो है, पैसा लिया है किसी एमपी ने, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन 2005 में कैश फॉर क्वेरी केस में इस चीज को मिसकंडक्ट माना गया था इंक्वायरी कमेटी के द्वारा। तो क्या प्रिविलेजेस का वायलेशन है, क्या मिसकंडक्ट है? दोनों के बीच में ना फर्क साफ नहीं है। फिर एक पॉइंट ये दिया जाता है, देखो एथिक्स कमेटी ने जांच बेशक की, लेकिन महुआ मित्रा के ऊपर जो आरोप लगे ना कि बहुत सारे पैसे लिए, गिफ्ट लिए, वो ट्रांजैक्शंस साफ नहीं हुई, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के सबूत नहीं मिले। बिजनेसमैन की टेस्टिमोनी पे कार्रवाई हुई, शायद थोड़ा और सबूत इकट्ठा करने चाहिए थे। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि सिंगल कमेटी होनी चाहिए प्रिविलेजेस के वायलेशन की जांच करने के लिए भी, और एथिक्स का उल्लंघन किया गया है, मिसकंडक्ट किया गया है एमपीज के द्वारा, तो उसके लिए भी। दोनों के लिए एक ही कमेटी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। फिर लोकसभा रूल्स को अमेंड किया जाए और बताया जाए साफ साफ कि कब एमपीज के कहने पे कोई और क्वेश्चन अपलोड कर सकता है अकाउंट में। रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स। इवन देखो मिनिस्टर्स के लिए भी ना कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए कि मिनिस्टर्स को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। सबसे लास्ट में पॉइंट ये है, फर्क साफ हो, क्या एमपी ने कब हाउस की प्रिविलेजेस का वायलेट किया है, कब एमपी ने मिसकंडक्ट किया है, थोड़ा डिटेल में ये क्लियर होना चाहिए, फर्क साफ होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया महुआ मित्रा से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस देखो, 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक ऊपर वाला क्वेश्चन है इंडिया रशिया रिलेशनशिप से संबंधित, और उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है कश्मीर इश्यू से संबंधित। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। मॉडल आंसर भी आपको मिलेंगे, आपको मतलब बाद में अपडेट होते हैं मॉडल आंसर्स। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। कैसा लगा आपको डिस्कशन? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फीडबैक दीजिए, और कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।